जब भी हम इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करते हैं रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमारे पास जो मेजर पैरामीटर होते हैं मोटर की एफिशिएंसी से रिलेटेड या एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, दे आर फर्स्ट एनर्जी इटसेल्फ, दिस एफिशिएंसी इटसेल्फ, एंड द सेकंड इज द पावर फैक्टर ऑफ द मशीन। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर्ड एट द रोटेटिंग शाफ्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एट द टर्मिनल ऑफ द मोटर। दूसरा होता है पावर फैक्टर। तो जैसे कि बाकी सारे इंडक्टिव लोड्स होते हैं, वैसे ही इंडक्शन मोटर का भी पावर फैक्टर लेस देन 1 काउंट होता है, विच इज लैगिंग, और इसीलिए जो टोटल करंट ड्रॉन नीडेड है to deliver same real power is higher for a motor with higher power factor and lower for a lower power factor motor. तो जो पावर फैक्टर लेस देन 1 पे काम करना होता है, उसकी वजह से मोटर में रेजिस्टिव लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। मोटर के अलावा उससे आगे जो सप्लाई पर हम अपस्ट्रीम पर बात करें, वहां भी हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। इसीलिए मोटर की बेटर परफॉर्मेंस के लिए और एफिशिएंट ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ प्लांट के लिए क्या जरूरी है? मोटर की एफिशिएंसी भी हाई हो और पावर फैक्टर भी क्लोज टू यूनिटी हो। तो अगर हम बात करें स्लिप रिंग मोटर और स्क्विरल केज मोटर में, तो नॉर्मली वी फाइंड स्क्विरल केज मोटर्स आर मोर एफिशिएंट कंपेयर टू स्लिप रिंग मशीन्स। और इसके अलावा जब स्पीड पर बेस्ड मशीनों की बात करते हैं, लोअर स्पीड मशीन की तुलना में हायर स्पीड मोटर ज्यादा एफिशिएंट होती है। इसके अलावा टेम्परेचर पर भी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। जैसे कि टोटली एनक्लोज्ड और फैन कूल्ड एक मशीन है, वो उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी उस मोटर से जो स्क्रीन प्रोटेक्टेड है या ड्रिप प्रूफ है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स के अंदर मोटर एफिशिएंसी रेटेड कैपेसिटी के आसपास काम करने पे ज्यादा होती है कंपेयर टू रिड्यूस्ड कैपेसिटी। माने नियर दी रेटेड लोड यदि मोटर काम कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो इस जो एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस केस में कैसे ज्यादा और कम होगी, उसको हम डिटरमिन कैसे करें? इसके लिए हमें लॉसेस, जो इंट्रिंसिक लॉसेस हैं, उनकी मेजरमेंट करनी होगी और उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मोटर डिजाइन, वो देखना होगा। इंट्रिंसिक लॉसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फिक्स्ड लॉसेस, जो कि मोटर लोड पर डिपेंड ही नहीं करते, एंड द अदर इज वेरिएबल लॉसेस, जो कि मोटर लोड पर डिपेंड करते हैं। तो फिक्स्ड लॉसेस कौन कौन से होंगे? पहला वो जो कोर में है या मैग्नेटिक लॉस कहलाता है, जो कि फ्लक्स सेट करने में काम होता है। Once the machine is started operating, flux is set up, वो magnetic losses जितने required हैं वही बने रहेंगे throughout the operation। दूसरे होते हैं friction and windage losses। Friction and windage losses ये मोटर की वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। वेंटिलेशन कितना है, फ्रिक्शनल या मैकेनिकल वेयर एंड टेयर कितना है, उस पर बेस्ड, और ये भी फिक्स्ड कैटेगरी में होते हैं। ये मैग्नेटिक लॉसेस जो हम कह रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो ये स्टेटर और रोटर की जो कोर मटेरियल है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है जो वेरिएबल लॉसेस हैं। वेरिएबल लॉसेस कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टिव लॉसेस इन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग, और इसके अलावा इनका थर्ड पार्ट जो है वो है स्ट्रेस लॉसेस का। तो resistance to current flow in stator and rotor winding, it will respond in what term? Heat generation। और ये जो heat generation होता है या heat loss होता है, it is proportional to resistance of the material and the square of current, which is I square R loss। और stray losses, they arise from a variety of sources, और ये इनको डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन एज स्ट्रे लॉसेस, जो कि हम देखेंगे। ये ज्यादातर स्क्वायर ऑफ रोटर करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पार्ट लोड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन। माने मशीन की रेटिंग कुछ है लेकिन उसको रिड्यूस लोड पर काम करना है,
तो भी मशीन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों बहुत लो लेवल तक डाउन हो जाते हैं। तो उससे जो वेरिएशन आता है वो हम इन ग्राफ्स की तरफ से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम परसेंटेज ऑफ लोड पर देख रहे हैं मशीन की एफिशिएंसी, इट इज हायर नियर द लोड, फुल लोड एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पर जब ये 50% से नीचे एफिशिएंसी फॉल होता है, इट इज रैपिडली फॉलिंग, लाइक 50% लोड से कम होता है तो एफिशिएंसी इज ऑल्सो फॉलिंग वेरी रैपिडली। इसी तरह पावर फैक्टर इज वेरी गुड, मे बी इट इज पॉइंट above 0.8, 0.88, 0.9 near the rated load, but it falls steeply below the load going beyond less than 40% or so. तो दोनों को ही यदि बेटर परफॉर्मेंस के तौर पर देखना है, मशीन शुड वर्क नियर मैक्सिमम लोड, राइट। इसी तरह से स्पीड की तुलना पर यदि हम पावर फैक्टर को देखें तो मशीन की फुल लोड स्पीड के नियर पावर फैक्टर वुड बी वेरी गुड, बट एज सून एज द मशीन स्पीड ड्रॉप्स, पावर फैक्टर आल्सो ड्रॉप्स वेरी स्टीपली. So these are the overall characteristic points of the machine on which we have to work out for getting better performance. तो कौन कौन से field test है for determining efficiency of the machine? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, efficiency of machine is given by mechanical output and it is the ratio with the input, electrical input on the स्टेटर वाइंडिंग. और इसको हम दूसरे टर्म्स में ऐसे ही भी लिख सकते हैं कि जो मशीन में लॉसेस हैं उनको इनपुट में से हम यदि माइनस कर दें तो वी गेट पावर आउटपुट. सो दिस कैन रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी आल्सो. यहाँ पर आउटपुट पावर ऑफ मोटर इज पी आउट, पी इनपुट इज द इनपुट पावर टू द मोटर एंड लॉसेज अकरिंग इन द मोटर आर रिप्रेजेंटेड बाय पी लॉस. तो जो लॉसेस हैं उनको हम दो तरह से फिर टेस्ट से डिटरमिन कर सकते हैं. वन इज नो लोड टेस्ट एंड द अदर वन इज दिस लोडेड वाला टेस्ट. तो सबसे पहले नो लोड टेस्ट. नो लोड टेस्ट के अंदर कंडीशन क्या होती है? मोटर विल बी रन एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी और मोटर के आउटपुट पर कोई लोड नहीं होगा. विदाउट एनी शाफ्ट लोड इट विल रन. तो इनपुट पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज आर नोटेड. नो लोड के अंदर पावर फैक्टर वुड बी क्वाइट लो एज आई सेड, और इसलिए लो पावर फैक्टर वॉट मीटर्स आर कनेक्टेड. और इनपुट पावर में से जब स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेज आर सबट्रैक्टेड तो व्हाट विल बी गिवन? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस और कोर लॉसेज भी. तो टू सेपरेट कोर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, टेस्ट इज रिपीटेड एट वेरिएबल वोल्टेजेस. तो इस तरह से हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं फॉर इनपुट किलोवाट एंड वोल्टेज. इन दोनों के बीच जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज किलोवाट लॉस कंपोनेंट. तो ब्रॉडली वी कैन राइट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एज इक्वल टू नो लोड पावर which will be in watts minus no load current into stator resistance. I at no load squared into stator resistance will give you this friction and windage loss. इसके बाद स्टेटर और रोटर पर जो कॉपर लॉसेस होते हैं उनको भी मेजर करना है. तो उनके लिए हम क्या करेंगे? स्टेटर वाइंडिंग का तो लॉस होता है ना, उसको हम सिंपली ब्रिज और वोल्ट एम्पियर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस शुड बी करेक्टेड टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली जो रेजिस्टेंस दिया है दैट मे बी गिवन फॉर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. पर जब मोटर्स ऑपरेट करती हैं उस टाइम पर टेम्परेचर मे बी रेंजिंग फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमें हमेशा इसके लिए नेसेसरी करेक्शन भी बनाना होगा और उसके बाद नया स्टेटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. तो इसके लिए करेक्शन जो फैक्टर है दैट वुड बी गिवन बाय R2 by R1 इज इक्वल टू 235 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 235 प्लस T1.
तो यहाँ पर T1 जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, पर T2 है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, बोथ आर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो रोटर रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालें? ये तो हमारे हो गए स्टेटर रेजिस्टेंस। अब रोटर रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम ब्लॉक रोटर टेस्ट का यूज करते हैं, पर रोटर लॉसेज आर मेजर्ड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ रोटर स्लिप। जैसे कि हमें फॉर्मूला से पता है, रोटर के आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, दैट इज PR। इसको हम रोटर का आई स्क्वायर आर लॉस भी बोल सकते हैं। इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय स्लिप इनटू स्टेटर इनपुट पावर माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस and next would be minus the core loss और magnetic losses। तो इससे हमें मिल जाएगा रोटर पर आई स्क्वायर और लॉसेस। तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्लिप, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो स्ट्रोबोस्कोप या नॉन कॉन्टेक्ट टाइप टेकोमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ द मोटर, और उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड रेटिंग जो दी होती है उसकी हेल्प से हम स्लिप कैलकुलेट कर पाते हैं। स्लिप को भी हमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर के हिसाब से नया कैलकुलेशन से वैल्यू निकालना होगा। इसके बाद आता है स्ट्रे लोड लॉसेस। दीज आर डिफिकल्ट टू मेजर विद एनी एक्यूरेसी, मगर IEEE स्टैंडर्ड्स 112 ने एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड दी है जो कि नॉर्मली पीपल डोंट अप्लाई, और IS एंड IEC स्टैंडर्ड्स ने भी एक फिक्स्ड वैल्यू मानी है, दैट इज 0.5% ऑफ इनपुट पावर, पर actual value may be more for stray losses. So IEEE 112 specifies some values ranging from 0.9 to 1.8%, जो कि स्टेबल में दिया है, जो कहता है 1 से 125 HP तक की मोटर के लिए stray losses would be counted as 1.8% of rated power। अगर इससे ज्यादा मगर 500 HP तक की मशीन है तो उसके लिए stray losses would be 1.5% of rated power। उसके ऊपर 2500 HP तक की मशीन के लिए it would be considered as 1.2%, while beyond that the stray losses would be accounted as 0.9%, and I feel IEEE 112 is more close to the operating conditions of motor, so these tabular values should be considered। अब इन सब के साथ यूजर को एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मोटर के लिए ये कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए कि सेम मोटर जब भी टेस्टेड बाय अलग अलग मेथड से या फिर सेम मेथड पर अलग अलग यूजर्स द्वारा यदि किसी मोटर को टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यूज में 2% वेरिएशन हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख के फॉर हायर एफिशिएंसी मोटर सिलेक्शन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोटर या एक बड़ी मोटर ले रहे हैं, यू शुड गो फॉर अ डिटेल्ड टेस्ट सर्टिफिकेट, ओके, एंड इफ पॉसिबल यू शुड बी प्रेजेंट व्हेन द टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द मशीन। उसके बाद फिर देखना होगा एफिशिएंसी वैल्यूज आर स्पेसिफाइड विदाउट एनी टॉलरेंस। इफ टॉलरेंस वेरिएशन इज देयर देन द एफिशिएंसी मे नॉट बी एक्यूरेट। उसके बाद एक्चुअल इनपुट करंट इन किलोवाट वैल्यूज शुड बी चेक्ड। नई मोटर है तो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ नो लोड इनपुट पावर इन करंट एंड यूज वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी फॉर कंपैरिजन एंड फॉर कंफर्मिंग आल्सो वंस यू आर गोइंग टू परचेज, ओके। तो इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एफिशिएंसी इन द फील्ड वंस यू आर डन विद द परचेजिंग कैन बी डन बाय measuring stator resistance, and it should be corrected to operating temperature. Then from rated current value, I square R losses can be calculated, और rated speed and output से rotor के I square R losses can be calculated, और no load test से core and friction winding losses are determined, and stray losses you are given as percentage value. So based on all these, the performance of machine can be measured, calculated and observed.